यानी कि आयरन को जैसे ही एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे ना, यहां पे FeCl3 बनता हुआ नजर आएगा। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको ब्राउन बोतल के अंदर में पैक करके रखा जाता है। जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक का चक्कर Cl से, हाइड्रोजन का चक्कर ऑक्सीजन से। ब्राउन कलर का होता है और ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा FeSO4 और वाटर ऐड कर दोगे तो 7H2 ऐड हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम लेके चलोगे ना तो यहां पे सिर्फ एक वाटर बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, कॉपर का रिएक्शन सल्फेट से, हाइड्रोजन भेजेगा ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो कॉपर +1 जो होता है ये लेस स्टेबल होता है ना, ये बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, जबकि V2O5 एम्फोटेरिक होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग लास्ट लेक्चर पर दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में चर्चा किए थे। एक था पोटेशियम परमैग्नेट और एक था पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप आपने लेक्चर देख लिया होगा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के और भी जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके बारे में। उन सारे कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, उसके केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे, वो तमाम चीजें हम लोग आज की इस क्लासेस में देखने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला कंपाउंड हम लोग डिस्कस करते हैं फेरिक क्लोराइड। अच्छा कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फेरिक क्लोराइड में अगर आप देखें तो आयरन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और क्लोरीन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अब आपको पता है कि अगर आयरन के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं तब उसको फेरिक नाम दिया जाता है। याद है ना, Fe+2 के फॉर्म में भी होता है और Fe+3 के फॉर्म में भी होता है। तो Fe+2 वाले को अस और +3 वाले को इक बोलते हैं। दैट इज ये फेरस हो गया और ये हो जाता है फेरिक। दिस इज फेरिक और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फेरस बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो फेरिक क्लोराइड की चर्चा हम लोग आज की इस लेक्चर की सबसे पहले कंपाउंड की करने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि फेरिक क्लोराइड बनाया कैसे जाएगा। तो फेरिक क्लोराइड बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको करना इतना है कि आयरन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा देना है। बस ध्यान देने की जरूरत है कि क्लोरीन आपको एक्सेस में लेके चलना पड़ेगा। यानी कि आयरन को जैसे ही एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे ना, यहां पे FeCl3 बनता हुआ नजर आएगा। अब सिंपल रिएक्शन को आप बैलेंस कर दो। यहां पे अगर मैं 3 लेके चलूं और यहां पे 2 लेके चलूं और यहां पे भी मैं 2 कर दूं तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये क्या बना, दिस इज फेरिक क्लोराइड। तो बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल था। आपको आयरन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ करानी थी तो तुरंत क्या बन जाता, फेरिक क्लोराइड बन जाता। अब ये जो फेरिक क्लोराइड है ये कुछ कुछ कंपाउंड के साथ आसानी से रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे एक है पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन शो कर सकता है, दूसरा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ आसानी से रिएक्शन शो कर सकता है। अब इसकी रिएक्शन सिंपल मेथड से होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो आप पहले के लेक्चर्स में या पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ रिएक्शन करता है। माइंड में है ना? तो करना कुछ नहीं है, आयरन का रिएक्शन आपको HCN के साथ करानी है और पोटेशियम का रिएक्शन आपको क्लोरीन के साथ करानी है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा FeSCN का होल थ्राइस और एक बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl। कितना सिंपल सा रिएक्शन था। बस कलर को ध्यान देना, इस कंपाउंड की जो कलर होती है दिस इज ब्लड रेड, मतलब ये खून के जैसा नजर आएगा आपको, है ना। सिमिलर अगर आप इस रिएक्शन को देखें, वही सेम टाइप के करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक की केटायन दूसरे की एनायन के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे बनेगा Fe4 FeCN का होल 6 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ KCl। ये जो कंपाउंड बना कॉम्प्लेक्स वाला, इस कंपाउंड की
कलर जो होती है दिस इज प्रुशियन ब्लू। ये कैसा होता है? प्रुशियन ब्लू कलर का होता है। ध्यान देना, इसकी कलर है ना। और यहां पे एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पे, जरा ध्यान से देखना। यहां पे आप नोटिस करोगे ना तो Fe+3 बाहर के साइड में है और Fe+2 आपका अंदर के साइड में है। अगर Fe+3 बाहर के साइड में है और Fe+2 अंदर के साइड में होता है तो ऐसे सिचुएशन पे कलर आपको प्रुशियन ब्लू दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? प्रुशियन ब्लू। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दूं मैं, मतलब ऐसा Fe+2 बाहर की तरफ कर दूं और Fe+3 को अंदर की तरफ कर दूं, तो ऐसे केस में आपका यहां पे कलर दिखाई देगा टर्नबुल्स ब्लू। तो ध्यान देना, प्रुशियन ब्लू कब दिख रहा है? जब Fe+3 आपका बाहर की तरफ हो और Fe+2 आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हो, तब प्रुशियन ब्लू। और अगर रिवर्स करोगे तो टर्नल्स ब्लू इसका कलर नजर आएगा। नाउ अगर इस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करना चाहो तो आप कर सकते हो ऐसा। दिस इज आयरन, ये आयरन हो गया, इसकी स्टेट हो गई 3। हेक्सासियानो फिरेट। आप इसका नोमेनक्लेचर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। और भी कुछ रिएक्शंस हैं इसको लेकर के, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रिएक्शंस और हैं यहां पे। हिटिंग इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। FeCl3 को अगर आप हिट करते हो, यानी फेरिक क्लोराइड को अगर आप हिट करते हो ना, तो यहां पे बनेगा FeCl2 और साथ में बनेगा क्लोरीन। आप इसको हाफ मॉलिक्यूल कर दो ताकि आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाए। इसको क्या बोलोगे? दिस इज फेरस क्लोराइड। ये क्या है? आपका फेरस क्लोराइड है। यानी फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड बनाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ हिटिंग। फेरिक क्लोराइड को जैसे हिट करोगे तो ये फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और साथ में रिलीज करेगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। अच्छा, FeCl3 जो होती है ना, ये सॉलिड स्टेट पर डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर के फॉर्म कहने का मतलब है कि ये एग्जिस्ट करेगा FeCl3 का होल थ्राइस के फॉर्म में। ठीक है, और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पहले तो FeCl3 का स्ट्रक्चर बना लो। ये FeCl3 का स्ट्रक्चर हो गया। और डाइमर दिखाने के लिए मैं एक और FeCl3 का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ये 2 FeCl3 हो गए। इसका लोन पेयर इस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इसका लोन पेयर इस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अब ये कलेक्टिवली क्या नजर आएंगे? FeCl3 का हॉल्ट वाइज। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहां पे? फेरिक क्लोराइड बनाने का तरीका में मैंने बताया कि आयरन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ करवा दो। इसकी रिएक्शंस की बात अगर करें तो पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, और वहां पर रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हो रहा है। फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था आपका हीटिंग इफेक्ट। हिट करें तो फेरस क्लोराइड में यह कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया इसके स्ट्रक्चर, कि जब FeCl3 या फेरिक क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। डाइमर कहने का मतलब FeCl3 का हॉल्ट वाइज। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक कंपाउंड आप समझ गए किस तरीके से वर्क करेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका वो है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगेन क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मूला क्या होता है? CuO। यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। आपको यहां भी मैं बता चुका हूं कि कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +1 वाले और एक होता है +2 वाले। कॉपर जब +1 के फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। और +2 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। भाई आपको मैं डी ब्लॉक में बता रखा हूं प्रॉपर्टीज में कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हम लोग अस कहते हैं
और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हम लोग इक कहते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हम लोग इसको क्यूप्रिक कह रहे हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने का तरीका क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, क्यूपरस ऑक्साइड को अगर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बड़ा सिंपल सा था। और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप हिट करके बना सकते हैं। कैसे होगा, इसको हिट करोगे तो एक बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक बनेगा आपके पास H2O, है ना। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। कॉपर एक है, कॉपर एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, रिएक्शन आपका बैलेंस है। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले सकते हैं कॉपर एंड ऑक्सीजन की बर्निंग के साथ। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट करोगे, ये तुरंत आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली कॉपर जो मेटल है ना, इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर लग जाती है जिसको फिल्म कहते हैं, और ये ऑक्साइड की लेयर होती है जिसको हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। दिस इज CuO। क्लियर है। इसके बाद आप चाहें तो क्यूप्रिक नाइट्रेट का भी हीटिंग करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो आप इसको अगर हीट करोगे तो एक तो बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक बनेगा यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक बनेगा आपके पास ऑक्सीजन। आप रिएक्शन बैलेंस करके देखो, 2 कॉपर हैं तो यहां पे 2 लेके चल लो, नाइट्रोजन हो गया 2 और 2 2 4, यानी कि यहां पे 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 2 12, तो यहां पे 4 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। एक चीज ध्यान देना, ये जो NO2 है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होगा, ब्राउन कलर का, और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा नेचर, पैरामैग्नेटिक। जबकि ऑक्सीजन की बात आप करते हैं तो इसकी कलर नहीं होती है, दिस इज कलरलेस, लेकिन है ये भी पैरामैग्नेटिक, है ये भी पैरामैग्नेटिक। ठीक है। एक और रिएक्शन के माध्यम से आप क्यूप्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं, और वह है आपके पास कॉपर कार्बोनेट बेसिक के फॉर्म में। दिस इज बेस एंड दिस इज कॉपर कार्बोनेट, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। कैसे चेक कर रहे हैं, दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि बेस की तरह काम करेगा, और ये है कॉपर कार्बोनेट, तो हमने नाम दे दिया कॉपर बेसिक के फॉर्म में कार्बोनेट, या फिर कह सकते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको हिट कर दो, आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे हिट करेंगे तो बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, साथ में यहां पे दिखेगा आपको H2O, और साथ में मिलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। कॉपर 2 है यहां पे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी आप रिएक्शन चेक करके देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, और यहां पे 2, 5 हो गया, मतलब 2 3 और 2 हो गया 5। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन हो गया 2। आपकी रिएक्शन बैलेंस है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाने की टोटल 5 मेथड है। पहला क्यूपरस ऑक्साइड से बना सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिट करा दो। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड से बनवा सकते हैं, उसको हिट कर दो। फिर आप कॉपर का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हिटिंग करवा सकते हैं, तो भी क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। और क्यूप्रिक नाइट्रेट लेके चलेंगे तो भी आपका बन जाएगा। इस रिएक्शन पे ध्यान देना कि जो गैसेस रिलीज कर रहे हैं NO2 और O2, इसकी कलर ब्राउन होगी और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ऑक्सीजन कलरलेस होगा और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और फिर एक रिएक्शन है बेसिक कॉपर कार्बोनेट के साथ, इसको हिट कर दोगे तब भी क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप देख सकते हो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यहां से वाटर निकल जाएगा। ठीक है। इसको पहले कॉपी करो, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे है प्रॉपर्टीज। देखो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, ये ब्लैक पाउडर होता है, एक प्रकार का ब्लैक पाउडर होगा। और इसकी मजेदार बात ये है कि इसको आप थोड़ा सा हिट करोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा हिट करोगे तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी नॉर्मल केस में ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट हीटिंग करोगे ना, मॉडरेट हीटिंग करोगे तो ये तुरंत स्टेबल हो जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, ये एक ब्लैक पाउडर है, ब्लैक पाउडर एंड स्टेबल टू मॉडरेट हीटिंग। आप इसको मॉडरेट हीटिंग दे करके स्टेबल बना सकते हैं।
नाउ अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टीज यहां पे बात करूं तो ये कभी भी वाटर में घुलता नहीं है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जब भी डिसॉल्व होगा तो एसिड में डिसॉल्व होगा। कहां पर? एसिड में। इसलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज है इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन एसिड। एसिड में डिसॉल्व किस तरीके से होंगे? तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, माइंड में है ना। कॉपर का रिएक्शन Cl से और हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CuCl2 और साथ में रिलीज करेगा H2। बहुत आसान सा रिएक्शन है। फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं या क्यूप्रिक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो क्या बनेगा? कॉपर का रिएक्शन सल्फेट के साथ तो होगा CuSO4 और साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा H2। सिंपल सा रिएक्शन। उसी तरीके से क्यूप्रिक ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो कॉपर भिड़ेगा NO3 के साथ, हाइड्रोजन भिड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, है ना। और दोनों पटका पटकी करेंगे तो CuNO3 का हॉल्ट वाइज एक बनेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भिड़ेगा तो बनेगा H2। यानी कि यहां पे क्यूप्रिक ऑक्साइड को एसिड पे डिसॉल्व करवाते हैं तो इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे आपके। और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान देना। जब भी डिसॉल्व करेगा तो ये एसिड में डिसॉल्व करेगा। कहां पर? एसिड में। नाउ इसकी हिटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें तो है ये अभी क्यूप्रिक ऑक्साइड, जब इसको हिट करोगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब Cu2O और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बट यहां पे टेम्परेचर ध्यान देना, ये क्यूप्रिक से क्यूप्रस तभी जा सकता है जब इसको हिट करेंगे अंडर टेम्परेचर ऑफ 1100 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक क्यूप्रिक ऑक्साइड को हिट करेंगे तो क्यूप्रिक से ये क्या बन जाएगा? क्यूप्रस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूप्रस बन जाएगा। ध्यान देना, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। दिस इज क्यूप्रस एंड दिस इज क्यूप्रिक। अगर आप क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ या कार्बन के साथ रिएक्ट कराओ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ, ये तीनों ऑक्साइड से ऑक्सीजन को भगा देगा और मेटल को निकलवा देगा। ठीक है, मतलब ऐसे कह रहे हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का चक्कर भिड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन भिड़ेगा ऑक्सीजन से, कॉपर को अलग अलग कर देगा। सिमिलरली यहां पे देख सकते हैं, तो कार्बन भिड़ जाएगा ऑक्सीजन से, बेचारा कॉपर को अलग कर देगा, तो बनेगा यहां पे कॉपर और एक बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आप कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवा सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इस बार फिर से ऑक्सीजन के साथ भाग जाएगा और छोड़ देगा कॉपर को। तो कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शंस होगी, कर सकते हो ना। इसलिए मैं लिखा हूं रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कन्वर्टेड टू कॉपर। मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को भगा के बेचारा कॉपर को अकेला छोड़ देगा। सिंपल सा फंडा ये। और आप ये जानते हैं कि किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को बाहर निकलना ये रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। मतलब हाइड्रोजन इस कंपाउंड को रिड्यूस कर दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इस कंपाउंड को रिड्यूस कर दे रहा है और कार्बन इस कंपाउंड को रिड्यूस कर दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या क्या मैंने बता दिया? सबसे पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड एक ब्लैक पाउडर है जो स्टेबल होगा मॉडरेट हीटिंग पर। दूसरा मैंने बताया कि ये कभी भी वाटर में घुलता नहीं है, बट ये डिसॉल्व होगा आपका एसिड में। फिर हमने एसिड में किस तरीके से डिसॉल्व होंगे, क्या रिएक्शन बनेगा, ये हमने बता दिया। इसके बाद एक रिएक्शन देखें हम लोग, हीटिंग इफेक्ट। ध्यान देना, क्यूप्रिक ऑक्साइड की हीटिंग इफेक्ट के लिए टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और क्यूप्रिक क्या बनेगा? क्यूप्रस बनेगा। इसके बाद मैंने बोला कि क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन एंड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और रिड्यूस करने के बाद बेचारा अकेला क्या रह जाएगा? कॉपर, और ऑक्सीजन भिड़ जाएगा कार्बन से, या ऑक्सीजन भिड़ जाएगा हाइड्रोजन से, या ऑक्सीजन भिड़ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज है। इसको फटाक से कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा नाम है लूनार कॉस्टिक। फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। आपको पता है यहां पे सिल्वर पे चार्ज कितना होता है? +1,
और नाइट्रेट पे चार्ज क्या होता है -1। कैसे बनेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, सिल्वर को रिएक्ट कराना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जैसे सिल्वर को रिएक्ट करोगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो सिल्वर का चक्कर चलेगा NO3 के साथ, तो बनेगा AgNO3, है ना। और कुछ बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, एक नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा H2O, क्या रिलीज करता है, H2O। अब रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, सिल्वर 3, यहां पे सिल्वर ले लो 3, हाइड्रोजन 4 चाहिए, हाइड्रोजन को यहां पे 2 कर दो तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लें, यहां पे है 12, यहां हो गया 3 3 जा 9 और हो गया 2 कितना 9 और 2 11 और एक हो गया 12, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। दिस इज अ लूनार कॉस्टिक, लूनार कॉस्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिल्वर नाइट्रेट को बना सकते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको ब्राउन बोतल के अंदर में पैक करके रखा जाता है। कारण ये होता है इसको ब्राउन बोतल के अंदर रखने का, क्योंकि ये जैसी लाइट के कांटेक्ट में आता है ना, ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होकर क्या बनेगा, जैसे यहां पे सिल्वर नाइट्रेट, इसको अभी हम लोग ब्राउन बोतल के अंदर रखे हुए हैं, जैसे इसको बोतल से बाहर निकालोगे तो बाहर निकालते ही डिकम्पोज कर जाएगा, और डिकम्पोज करके क्या बनाएगा, ध्यान से देखना, जब टेम्परेचर 212 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो वैसे सिचुएशन पे बनाएगा AgNO2 और साथ में रिलीज करेगा O2। क्या रिलीज करेगा, O2। और अगर कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, रेड हॉट कह सकते हैं उसको, तो वैसे सिचुएशन पे बनाएगा Ag, दूसरा बनेगा NO2 और एक बनेगा O2। ठीक, आप ध्यान देना, NO2 की कलर मैंने क्या बताई थी, ब्राउन, है ना, और साथ में ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ऑक्सीजन का कलर मैंने बताया था कलरलेस, और ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो जैसे ही आप इसको बोतल से बाहर निकालोगे, ध्यान देना कि सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग ब्राउन बोतल के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि लाइट के कांटेक्ट में आती है, डिकम्पोज कर जाता है, और डिकम्पोज करके AgNO2 और O2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और AgNO2 और O2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जब AgNO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होगा तो कब, टेम्परेचर 212 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, रेड हॉट की कंडीशन आ चुकी है, तो वैसे सिचुएशन पे सिल्वर अलग होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग होंगे, और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगला रिएक्शन है कि आप इसको रिएक्ट करवा सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो सिल्वर है ना आपके पास, दैट इज AgNO3 में, तो ये जो सिल्वर है बेसिकली लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव मेटल है। और लेस रिएक्टिव मेटल होने के पीछे रीजन क्या है कि इसकी SRP ज्यादा है, मोर SRP। SRP कहने का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है ना, इसकी SRP ज्यादा है। तो वैसा मेटल जिसकी SRP कम है इससे, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, या फिर कह सकते हैं इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर आजू बाजू दिखेगा तो यहां से सिल्वर को भगा के वो खुद बैठ जाएगा। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूं तो मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, तो सिल्वर को धक्का देके हटा देगा और मैग्नीशियम खुद बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना देंगे यहां से, ये हो जाएगा MgNO3 का हॉल्टवाइस और साथ में रिलीज कर जाएगा Ag। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। आप चाहे तो इसको जिंक के साथ भी कर सकते हैं। अगेन जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, तो सिल्वर को डिस्प्लेस करके जिंक इसके जगह पे बैठ जाएंगे और बना देगा यहां पे ZnNO3 का हॉल्टवाइस और बाहर निकल जाएगा आपका सिल्वर। ठीक है, नाउ इसके बाद आप चाहे कॉपर के साथ, तो कॉपर भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, तो अगेन सिल्वर को भगा के कॉपर बैठ जाएगा और बना देगा यहां पे CuNO3 का हॉल्टवाइस और बाहर निकल जाएगा सिल्वर। आप चाहे तो इसको फॉस्फिन जो कंपाउंड है ना, इससे भी सिल्वर को बाहर निकाल सकते हैं,
जैसे ही फॉस्फिन के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी आपका सिल्वर भागेगा और साथ में बनाएगा यहां पे HNO3 और साथ में बनाएगा यहां पे H3PO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, जैसे कॉपर डिस्प्लेस किया, जिंक डिस्प्लेस किया, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस किया। उसी तरीके से अगर और भी मेटल अगर कोई लेकर के आते हैं जिसकी एसआरपी कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है या ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो उसको रिएक्ट कराओगे तो सिल्वर को वहां से भगा के वो मेटल खुद बैठ जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिल्वर नाइट्रेट, जिसको लूनार कॉस्टिक भी बोला जाता है। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ KCl। भाई सिल्वर नाइट्रेट को KCl के साथ रिएक्शन कराओगे, इस बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अप्लाई करो जरा। तो पोटेशियम भिड़ जाएगा NO3 के साथ, सिल्वर भिड़ जाएगा Cn के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बना देगा यहां पे AgCN, और बाहर क्या निकलेगा तो KNO3 बाहर निकलेगा। नाउ AgCN में फिर से KCl ऐड कर देते हैं, तो वैसे सिचुएशन पे बनेगा पोटेशियम AgCN का हॉल्ट वाइज, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बना जो सॉल्युबल है और इसका नाम है पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कब? जब सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस ऑफ KCl के साथ रिएक्ट कराओगे। एक बार रिएक्ट कराए तो AgCN बना, दूसरे बार रिएक्ट कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ध्यान देना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा और ये पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड होगा। ना इसको चाहे तो आप Na2H2O3 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। कैसे रिएक्शन होगा? अगेन वही सोचना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? सिल्वर भागेगा H2O3 के साथ है और सोडियम भागेगा NO3 के साथ है। क्या रिजल्ट बनेगा? तो बनेगा Ag2S2 और O3 और साथ में रिलीज करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3। ये एक प्रकार का व्हाइट PPT होगा। कैसा होगा? व्हाइट PPT होगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन। नाउ इसको अगेन वाटर के साथ ट्रीट करवा सकते हैं, मतलब इसमें जैसी पानी डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag2S में और साथ में रिलीज करेगा H2SO4। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड और ये है Ag2S जो कि एक ब्लैक कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखेगा। तो ये AgNO3 को लेकर के हमने सारे पॉइंट बता दिए आपको, चाहे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो कंपाउंड डिस्कस करना है वो है जिंक क्लोराइड। फॉर्मूला होता है ZnCl2। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछूं, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 और क्लोरीन का कितना होगा? -1। क्या होगा? -1, है ना। या फिर इसको ऐसे दिखा दो, Zn+2 कह सकते हो या 2Cl- भी कह सकते हो। कैसे बनेगा, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे? तो बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कैसे होगा? तो आपको यहां पे जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना होगा। जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक का चक्कर Cl से, हाइड्रोजन का चक्कर ऑक्सीजन से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnCl2 और साथ में बनेगा आपके पास H2। क्या बनेगा? H2। अगेन आप जिंक कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे जिंक कार्बोनेट और HCl का भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो जिंक कार्बोनेट के लिए जिंक भिड़ेगा Cl से, हाइड्रोजन भिड़ेगा CO3 से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnCl2 साथ में जाएगा H2O और साथ में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे जिंक हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाया जा सकता है। वही चीज करना है, जिंक Cl से भिड़ाना है, हाइड्रोजन को भेजना है OH के साथ। प्रोडक्ट ये बनेगा ZnCl2 और साथ में रिलीज कर देगा H2O। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान से सुनना,
आप ZnCl2 को क्रिस्टलाइज करवा सकते हैं। जब ये क्रिस्टलाइज करेगा तो कैसा दिखेगा, क्रिस्टलाइजेज एज ZnCl2.2H2। ये क्रिस्टलाइजेस फॉर्मूले है, ZnCl2.2H2। एक चीज और ध्यान से सुनना, यहां पे अगर आप वाटर को रिमूव करते हो, मान लो यहां से आप वाटर को हटा दोगे तो अनहाइड्रस ZnCl2 हो जाएगा, है ना। आप खुद सोच के देखो कि भाई ये ZnCl2 कैसा है, अनहाइड्रस में है, लेकिन जैसे इसमें ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में आएगा कि सर अगर इसको हीट करेंगे ना, इसको हीट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और बच क्या जाएगा, ZnCl2 जो कि अनहाइड्रस होगा। बच्चे जैसे इस चीज को सोचते हैं कॉन्सेप्ट गलत हो जाती है। कैसे गलत होगी, उससे पहले आप इसको कॉपी करो, तब मैं बताता हूं कैसे गलत होगी, ठीक है। चलो बच्चों, यहां पे देखो वो पॉइंट मैं लिख रखा हूं, क्या लिखा हूं देखो तो, अनहाइड्रस ZnCl2 कैन नॉट बी मेड बाय हीटिंग ऑफ ZnCl2.2H2। मतलब क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइजेस फॉर्म में जो फॉर्मूले थे ZnCl2.2H2, इसको हिट करके आप अनहाइड्रस ZnCl2 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जब आप इसको हिट करोगे तो क्या क्या बनेगा, जैसे आप इसको हिट करोगे ना तो ये बनेगा ZnOH एंड Cl, और दूसरा बनेगा आपके पास HCl, और एक बनेगा यहां से H2। जब आप इसको हिट करोगे तो भाई अनहाइड्रस ZnCl2 बना कहां, नहीं बना ना। और इसको भी अगर हिट करोगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में HCl, तो यहां पर भी नहीं बना। तो ZnCl2.2H2O को हिट करके कभी भी अनहाइड्रस ZnCl2 को नहीं बनाया जा सकता है। फिर सवाल यह आता है कि सर तब फिर बनेगा कैसे, तो बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अनहाइड्रस फॉर्म में अगर बनाना है ना तो जिंक को क्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा दो। जैसे जिंक को क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो ये ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होगा कि जिंक को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दो, लेकिन ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना, ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। तो फिर वही काम होगा, जिंक भिड़ेगा Cl से तो ZnCl2, और हाइड्रोजन भिड़ेगा किसी से नहीं तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगेन आप जिंक को मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, मर्क्यूरस नहीं है मर्क्यूरिक क्लोराइड है। तो जिंक भिड़ेगा Cl के साथ तो ZnCl2 हो जाएगा और मरकरी आपका यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ZnCl2.2H2O या क्रिस्टलाइजेस फॉर्म ऑफ ZnCl2 से कभी भी हिट करने के बाद अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ZnCl2 नहीं बनाया जा सकता। जब आप हिट करोगे तो दूसरी कंपाउंड बन जाएगी, अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं बनेगा। तो फिर अनहाइड्रस ZnCl2 बनाने के लिए आप जिंक को क्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, या जिंक को आप डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दो तो भी बनेगा, और जिंक का मर्क्यूरिक क्लोराइड से करा दोगे तब भी आपका बनेगा, लेकिन क्रिस्टलाइन ZnCl2 के साथ नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसको कॉपी करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो अनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है ना, डेलिक्विसेंट व्हाइट सॉलिड होता है। कैसा होता है, डेलिक्विसेंट व्हाइट सॉलिड। ध्यान देना, सुनना अच्छे से, इसलिए मैं लिखा हूं डेलिक्विसेंट व्हाइट सॉलिड इन अनहाइड्रस, यानी अनहाइड्रस ZnCl2 जो होगा व्हाइट सॉलिड होगा, और वो कैसा होगा, डेलिक्विसेंट होगा, ठीक है। अगर आप इसके रिएक्शंस देखें तो ZnCl2 को आप H2S के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिंक भिड़ा सल्फर से, हाइड्रोजन भिड़ा क्लोरीन से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा ZnS, और साथ में रिलीज करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। कहानी खत्म। आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, वही काम करना होगा, जिंक को भिड़ा दो OH से, सोडियम को भिड़ा दो Cl से, तो बनेगा यहां पे ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज कर रहा होगा, ये रिलीज कर रहा होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, ठीक है। नाउ इस ZnOH का होल ट्वाइस को सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर से रिएक्ट करा दो,
तो फिर से रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा आपका Na2ZnOH का होल 4, OH का होल 4, यानी कैसा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं और एक से ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं। जब एक से ज्यादा या फिर एक्सेस में लेके चलोगे ना तो यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होगा। ठीक है, नाउ चाहें तो जिंक क्लोराइड का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे होगा, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक को भिड़ा दो OH के साथ, अमोनियम को भिड़ा दो Cl के साथ। प्रोडक्ट पहला बन जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस और एक बन जाएगा NH4Cl। रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो अब जो है यहां पे जिंक हाइड्रोक्साइड को अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराए थे। आप देख रहे हो 2 टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई है, एक बार यहां पे एक बार यहां पे। उसी तरीके से आप यहां भी करवा सकते हैं कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना इसको फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जा सकता है। जब करवाओगे रिएक्शन तो यहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा ZnNH3 का होल 4 के पावर +2। जैसे यहां कॉम्प्लेक्स बना था वैसे यहां भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जिंक क्लोराइड की कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं। जैसे पहला यूज, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरह काम करवाया जाता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो कंपाउंड्स हैं जिसके पास ये क्षमता होगा कि कहीं से पानी या वाटर को चुरा लेगा। जैसे अगर मान लो जिंक क्लोराइड को वैसे कंपाउंड में डाल देते हैं जहां पे भरपूर मात्रा में पानी है तो ये पानी उस कंपाउंड से बाहर निकाल लेगा। इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। भाई डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर। तो यहां से पानी निकालने की क्षमता इसके पास है। और अगर आप एक मिक्सचर के फॉर्म में लेते हो, जैसे जिंक ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड की मिक्सचर इस्तेमाल करते हो, तो इसका यूज करके डेंटिस्ट डेंटल फिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? डेंटल फिलिंग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, इसको जरा माइंड में रखना। बच्चों यहां पे जितनी भी रिएक्शंस मैं करा रहा हूं ना, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है। बस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से अगर देखते जाओगे तो रिएक्शन माइंड में बैठता जाएगा और आपका डाउट बचेगा भी नहीं। ठीक है ना? तो आप पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास जिंक ऑक्साइड, जिसको हम लोग फेलोस्फर्स वुल भी कहते हैं और इसको चाइनीज व्हाइट भी बोला जाता है। फेलोस्फर वुल्स और चाइनीज व्हाइट। सबसे पहले बात करते हैं इसका बनाने का तरीका क्या होगा। तरीका बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हो। जिंक हाइड्रोक्साइड को हिट कर दो, तो जैसे हिट करोगे तो क्या बनेगा? जैसे हिट करोगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में रिलीज करेगा आपका H2। क्या रिलीज करेगा? H2। दिस इज अ चाइनीज व्हाइट, जिसको फिलोस्फर्स वुल भी कहते हैं हम लोग। नाउ अगर आप जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो जिंक कार्बोनेट को हिट कर दो। जैसे हिट करोगे तो जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको। यहां पे बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। आप चाहो तो बेसिक जिंक कार्बोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये जिंक हाइड्रोक्साइड है, दिस इज बेसिक, और जिंक कार्बोनेट को मैं लिख देता हूं यहां पे जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट आप इसको भी हिट करवा सकते हैं। जैसे हिट कराओगे तो यहां पे बनेगा जिंक ऑक्साइड, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा आपका H2। आप रिएक्शन बैलेंस कर लेना। ठीक है, चलो मैं भी कर देता हूं। यहां पे 2 दे के देख लेते हैं हम लोग, है ना? तो 2 जिंक हो गया, 1 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3 यहां पे, 2 यहां पे, 5 हो गया, 2 2 4 और 5 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। रिएक्शन बैलेंस है आपका। और भी रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग, जैसे जिंक नाइट्रेट है, इसको हिट करके देखो तो भी आपका बन जाएगा। तो बनेगा यहां पे जिंक ऑक्साइड और साथ में बनेगा NO2 और साथ में बनेगा O2। अगेन आपको मैं बता चुका हूं कि NO2 ब्राउन कलर का होता है और ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और ऑक्सीजन यहां पे कलरलेस होंगे और ये भी पैरामैग्नेटिक ही शो करेगा। पैरामैग्नेटिक ही शो करेगा। तो आप इससे भी जिंक ऑक्साइड बना सकते हैं, और चाहें तो ZnS का रिएक्शन ऑक्सीजन से भी करवा सकते हैं। क्या बनेगा? तो बनेगा यहां पे ZnO और साथ में रिलीज कर जाएगा SO2। क्या रिलीज कर जाएगा? SO2। रिएक्शन बैलेंस कर लेना।
तो इतने तरीके से आप इसको प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कॉमर्शियल पर, मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो जिंक को डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, तो यहां पे बनेगा ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल करके जिंक ऑक्साइड को बना सकते हैं। बहुत आसान सा रिएक्शन है कि नहीं? तो पहले इसको जरा कॉपी करो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। देखो जिंक ऑक्साइड के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखो जिंक ऑक्साइड जब ठंडा होता है यानी कोल्ड कंडीशन पर होता है तो ये व्हाइट कलर का नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको हॉट करोगे, गर्म करोगे ना, तो इसकी कलर चेंज होके पेल येलो कलर की हो जाएगी। मतलब ठंडे में ये व्हाइट कलर का दिखेगा और गर्मी में जब हॉट कंडीशन होगा तो ये पेल येलो कलर का हो जाएगा। और ये जो बार बार कलर चेंज करने की प्रॉपर्टीज है ना, इस वजह से हम इसको पिगमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं प्लांट के अंदर में। प्लांट के अंदर में एज अ पिगमेंट इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड की कलर बदलती है, ठंडे में कुछ और गर्मी में कुछ और। ठंडे में होगा व्हाइट और गर्मी में होगा पेल येलो कलर। इसलिए पहला पॉइंट लिखा गया है, इन कोल्ड जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट बट ऑन हॉट दे आर पेल येलो इन कलर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज यूज्ड एज अ पिगमेंट इन प्लांट। मैंने वही बताया कि प्लांट में इसको एज अ पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके पास कलर चेंज करने की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? नाउ ये एक प्रकार का एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और एम्फोटेरिक कहने का मतलब है कि ये एसिड से भी रिएक्शन शो कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन शो कर सकता है। अगर आप जिंक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा Zn+2 और साथ में रिलीज कर देगा H2O। क्या रिलीज करेगा? H2O। और अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा ZnOH का होल 4 का टकला -2, या फिर आप ले सकते हैं ZnO2 का टकला -2। इसको कहते हैं जिंकेट आयन। क्या बोलते हैं? जिंकेट आयन। जैसे एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो जिंक भिड़ेगा क्लोरीन से, हाइड्रोजन भिड़ेगा ऑक्सीजन से। सिंपल रिएक्शन है यार। तो क्या बनेगा? ZnCl2 और साथ में रिलीज कर देगा H2O। कहानी खत्म, ठीक है? और यहां पे देखो जिंक ऑक्साइड को बेस के साथ कराओगे, बेस के साथ, तो क्या होगा देखना, यहां पे बनेगा सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2, है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और साथ में चाहे तो आप वाटर बाहर निकाल लो, वाटर बाहर निकाल लो। तो कुछ इस तरीके से आपका एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। ध्यान देना कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। एसिड के साथ क्या बना रहा है, बेस के साथ क्या बना रहा है, ये माइंड में रखना, ठीक है? इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। क्लियर? चलो बच्चों आगे बात करते हैं इसके हीटिंग इफेक्ट। देखो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में हीट किया जा सकता है। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में हीट करोगे, दो केस आएगी। पहला, टेम्परेचर 1000 से ज्यादा रखा जाए, और दूसरा इसको सिंपल हीट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो जब कार्बन के साथ टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करोगे तो रिएक्शन में CO भिड़ेगा और बाहर निकाल देगा जिंक, मतलब जिंक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर होंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से अगर जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिए तो इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड भिड़ेगा ऑक्सीजन से, रिजल्ट बनाएगा जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कितना सिंपल रिएक्शन है, समझ रहे हो बात को? नाउ इसके यूजेस की बात करें तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। पहला यूज ये है कि इसका हम लोग मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। और एक कंपाउंड होता है रिनमन्स ग्रीन, रिनमन्स ग्रीन जिसका फॉर्मूला क्या है, ZnCO2 एंड O4, कोबाल्ट है ना ये। तो ये रिनमन्स ग्रीन है। रिनमन्स ग्रीन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए इस कंपाउंड का काफी ज्यादा रोल होता है। तो इंपॉर्टेंट दो यूज है, एज अ मेडिसिन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिनमन्स ग्रीन,
फॉर्मूला याद रखना रिनमन्स-गेल का, ZnCO2 एंड O4। यहां पे ये कोबाल्ट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नाउ इसके बाद बात करते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल को हाराकासिस भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, FeSO4.7H2। कैसे बनेगा, इसका भी बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको आयरन, स्क्रैप आयरन लेना है। कैसा, स्क्रैप, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्चुअली अगर आप वाटर को हटा के चलोगे ना तो ये बनेगा FeSO4, और वाटर ऐड कर दोगे तो 7H2 ऐड हो जाएगा, मतलब क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। तो ये कहलाएगा दिस इज ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, इसको हाराकासिस भी बोलते हैं। दिस इज अ हाराकासिस, हाराकासिस। कैसे बन रहा है, स्क्रैप आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हाराकासिस बनेगा, दिस इज ग्रीन विट्रियोल। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। नाउ इसके बाद आप इसकी एसिडिक नेचर को चेक कर सकते हैं। कैसे एसिडिक नेचर चेक होगा, तो एसिडिक नेचर चेक करना बड़ा आसान है। जो कंपाउंड आपने लिया है उसको सिंपल वाटर में डिसॉल्व कराने की कोशिश करो। जैसी वाटर के साथ ये घुलेगा ना तो रिजल्ट क्या बनाएगा, एक तो बना देगा सर FeOH का होल थ्राइस, और एक बना देगा H2SO4। यही बनाएगा, आप देख सकते हो। आपको पता है कि FeOH का होल थ्राइस एक वीक बेस है, वीक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में पावर किसकी होगी, तो एसिड की होगी। भाई ये मजबूत है, ये कमजोर है, तो मजबूत डोमिनेंट ज्यादा करेगा ना, मतलब ये एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसा शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, है ना। अब यहां पे एक बात को ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि FeSO4 सो एसिडिक, एसिडिक नेचर, वाई, क्यों एसिडिक नेचर शो किया, तो लिखना यहां पे ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, ड्यू टू इट्स हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किए हम लोग यहाँ पे, और हमें ये पता चला हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कि एक वीक बेस बन रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो पावर स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसलिए इसकी नेचर कैसे बनेगी, एसिडिक बनेगी। तो कुछ इस तरीके से हाराकासिस बनाया जाएगा और एसिडिक नेचर को चेक किया जाएगा। पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बारे में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इसका हीटिंग इफेक्ट। देखो हाराकासिस को या फिर ग्रीन विट्रियोल को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे ना तो सारे वाटर यहां से इवापोरेट हो जाएंगे और बच जाएगा हमारे पास सिर्फ FeSO4। क्या बन जाएगा, FeSO4, है ना। ध्यान देना कि 300 डिग्री सेल्सियस पर जितने भी यहां पे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है ये सारे इवापोरेट होके बाहर निकल जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ क्या, FeSO4। नाउ FeSO4 को हिट करते हैं हाई टेम्परेचर दे करके, तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, और साथ में दोनों टाइप के सल्फर ऑक्साइड बनेंगे, SO2 वाले भी और SO3 वाले भी। इस वजह से ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। बच्चे यहां पे सिर्फ एक ही सल्फर के ऑक्साइड सोचते हैं, जबकि यहां पे सल्फर के दोनों ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी। ठीक है, तो इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट होगी। नाउ आप इसको गोल्ड क्लोराइड से गोल्ड को रिड्यूस करवा सकते हैं, मतलब गोल्ड को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे बाहर निकलेगा, है ना, तो गोल्ड क्लोराइड को FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो गोल्ड आपका बाहर निकलेगा, साथ में एक कंपाउंड बनेंगे FeCl3 और साथ में बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये रिएक्शन थोड़ा सा माइंड में आपको रखना पड़ेगा, गोल्ड के साथ FeCl3 और साथ में बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। रिएक्शन जरा बैलेंस करें, गोल्ड एक सही है, क्लोरीन 3 भी सही है, आयरन 3 2 और 1 3 और सल्फेट कितना हो गया 3, आपका रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, सिमिलर टाइप की रिएक्शन आप मर्क्यूरी क्लोराइड का भी करवा सकते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड को फिर से अगर आप FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो यहां पे बनेगा मर्क्यूरस क्लोराइड दैट इज Hg2Cl2, साथ में रिलीज करेगा FeCl3 और साथ में रिलीज करेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये और ये रिएक्शन दोनों एक जैसा है। यहां पे गोल्ड क्लोराइड से गोल्ड को
अलग किया जा रहा है, यहां पे मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरियस क्लोराइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन को माइंड में अच्छे से बना के रखना। ठीक है, आप रिएक्शन बैलेंस कर लोगे। अगला रिएक्शन है कि आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को FeSO4 में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। कैसे? जैसे FeSO4 को NO के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है FeSO4.NO। नाम क्या होगा इसका? दिस इज नाइट्रोसो फेरस को सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाराकासिस का या फिर ग्रीन विट्रियोल का। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले कंपाउंड की चर्चा करेंगे। ठीक ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका व्हाइट विट्रियोल। फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4.7H2O। फॉर्मूला याद रखना ना, जैसे व्हाइट विट्रियोल बनेगा कैसे? तो बनाने का तरीका सिंपल है, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो डायरेक्ट बनेगा ये ZnSO4.7H2O। ठीक है, अगर आप जिंक नहीं लेना चाहते हैं तो जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो फिर से वही बनेगा ZnSO4.7H2O। दिस इज व्हाइट विट्रियोल। ना उसी तरीके से अगर मान लो जिंक ऑक्साइड और जिंक दोनों नहीं लेना चाहते हैं तो आप बेसिक जिंक कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज बेसिक एंड दिस इज जिंक कार्बोनेट, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी ये बनेगा आपका ZnSO4.7H2O। ठीक है, इसके एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में शामिल है हीटिंग इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना इसको जरा। ठीक है, देखो जिंक सल्फेट .7H2O को अगर हिट करते हो, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से कम लेके चल रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम लेके चलोगे ना तो यहां पे सिर्फ एक वाटर बाहर निकलेगा और यहां पे 6 वाटर बच जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच जाएगा और सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कब? जब टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से कम लेके चलेंगे। और अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले लेते हैं तो सिर्फ एक वाटर बचेगा, एक वाटर बचेगा और 6 वाटर बाहर निकल जाएंगे। ध्यान देना, 70 डिग्री सेल्सियस से कम लेने पर सिर्फ एक वाटर निकलता है और 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लेने पर सिर्फ एक वाटर बचता है। ठीक है ना। नाउ अगर आप 280 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाते हैं तो यहां पे सारे वाटर रिमूव हो जाएंगे और बन जाएगा ZnSO4। है ना, स्टेप याद हो रहा है ना? सिंपल सा है, 70 डिग्री सेल्सियस से कम एक वाटर बाहर निकलेगा, 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक वाटर बचेगा और 280 डिग्री सेल्सियस पे सारे वाटर खत्म तो बचेंगे सिर्फ जिंक सल्फेट। और इसको अगर आप 750 डिग्री सेल्सियस पर हिट कराओगे ना तो ये बनेगा ZnO और साथ में बनेगा SO3। और अगर आप 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लेके चलते हो तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये हीटिंग का जो रिएक्शन है इसको माइंड में रखना, कितना टेम्परेचर पर कितना वाटर रिमूव हो रहा है। ट्रिक याद रखना माइंड में, 70 डिग्री सेल्सियस से कम एक वाटर निकलेगा, 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक वाटर बचेगा, 280 डिग्री पे सारे वाटर चले जाएंगे और 750 पे SO3 गैस बन रहा है और 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा SO2 और O2 बन रहा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान देना जरा, एग्जाम में पूछा जाता है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक ना, इसको कॉपी करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये जो व्हाइट विट्रियोल है ना, ये इप्सम सॉल्ट का आइसोमोर्फस फॉर्म होता है। मतलब कि जो इप्सम सॉल्ट की फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला आपका व्हाइट विट्रियोल का देखने को मिलेगा। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? MgSO4.7H2O। और व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ZnSO4.7H2O। तो आप देखो दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा है, बस फर्क क्या है?
यहां पर जिंक है व्हाइट विट्रियोल में, और इप्सम सॉल्ट में जिंक के जगह पे मैग्नीशियम है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का आइसोमोर्फस है। क्या है? आइसोमोर्फस है। और इसका यूज हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ लिथोफोम। मैन्युफैक्चर ऑफ लिथोफोन, इसको लिथोफोम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिथोफोन क्या एक प्रकार का व्हाइट पिगमेंट है। क्या है? व्हाइट पिगमेंट है जिसके अंदर BaS प्लस जिंक सल्फेट का मिक्सचर होता है। ये एक मिक्सचर होता है जिसको हम लिथोफोन कहते हैं, जो व्हाइट पिगमेंट के तरह काम किया जाता है। किसके तरह? व्हाइट पिगमेंट के तरह काम करता है। इसलिए मैं लिख रखा हूं यहां पे, इट इज आइसोमोर्फस विथ एप्सम सॉल्ट एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिथोफोन which is mixture of BaS plus ZnSO4 used as a white pigment। लिथोफोन कैसा है? व्हाइट पिगमेंट है, और ये व्हाइट पिगमेंट में मिक्सचर किसका होता है? BaS प्लस ZnSO4 का। क्लियर है? नाउ इसके एसिडिक नेचर के बारे में बात करें तो जिंक सल्फेट को सिंपल आप पानी के साथ डिसॉल्व करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो बेसिकली। तो जिंक सल्फेट को वाटर से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बनेगा यहाँ पे ZnOH का हॉल्ट वाइस, और साथ में रिलीज करेगा H2SO4। अगेन वही चीज, ये एक प्रकार का वीक बेस है और ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर कॉम्बिनेशन मौजूद है तो आपका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? एसिडिक नेचर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? एसिड का ज्यादा है। तो पूरी कॉम्बिनेशन में पावर किसकी ज्यादा दिखेगी? एसिड की दिखेगी, है ना। और रीजन आपसे पूछे तो आप लिख देना एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। किस प्रोसेस के माध्यम से देखा जा रहा है? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से देखा जा रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका व्हाइट विट्रियोल का। क्लियर ना। एक और कंपाउंड है हमारे पास, वो है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है? दिस इज CuSO4.5H2O। इसमें वाटर याद रखना, वाटर कितना है? 5 है। बाकी जो व्हाइट विट्रियोल था उसमें 7H2O था, और इसके साथ ग्रीन विट्रियोल हमने देखा उसमें भी 7H2O था। लेकिन ब्लू विट्रियोल में वाटर कितना है? 5। कितना है? 5 है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो यहां पर रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से करवा सकते हैं। तो क्या होगा? कॉपर का रिएक्शन सल्फेट से, हाइड्रोजन भिड़ेगा ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये बनेगा CuSO4। क्या बनेगा? CuSO4। ठीक है। नाउ आप ले सकते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, तो यहां भी बनेगा CuSO4। और अगर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो तब भी क्या बनेगा? CaSO4 बनेगा। ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टलाइजेस एज CuSO4। यहां पे A लिखा गया है, सॉरी इस जगह पे A नहीं बल्कि Cu होगा, कॉपर सल्फेट है ना। तो क्रिस्टलाइजेस करने के बाद होगा CuSO4.5H2O, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। क्लियर ना। पहले इसको कॉपी करें थोड़ा सा। अच्छा, एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है कॉमर्शियल मेथड। देखो कॉमर्शियल मेथड में बनाना बहुत सिंपल है। आप खुद सोच के देखो, कॉपर का अगर रिएक्शन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ हो जाए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, और क्यूप्रिक ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा। और अगेन आप इसको क्रिस्टलाइज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जब आप इसको क्रिस्टलाइज करा दोगे, क्रिस्टलाइजेस एज CuSO4.5H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। भाई ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना। कॉपर का हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा के आप कॉपर सल्फेट बना करके उसको फर्दर क्रिस्टलाइज करा दो तो आपका ब्लू विट्रियोल बन जाएगा। ठीक है, जरा इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। देखो जब आप ब्लू विट्रियोल को हिट करते हो या फिर ऑन एक्सपोजर करते हो ना, तो यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एकदम ध्यान देना बाबू, ये सब
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाओगे तो 2 और बाहर निकल जाएगा। कितना? 2 और बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, ऑन एक्सपोजर पर 2 वाटर मॉलिक्यूल कम हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 और कम हो गया। मतलब यहां से आप कहते हो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल कम हुआ है, और यहां भी आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। ठीक है, और 220 डिग्री सेल्सियस पे सारे वाटर रिमूव हो जाएंगे, तो CuSO4 बच जाएगा आपका। नाउ चाहे तो इसको 750 डिग्री सेल्सियस पे भी हिट करवा सकते हैं, और 850 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा में भी आप हिट करवा सकते हैं। तो 750 डिग्री सेल्सियस पे हिट कराओगे ना, तो बनेगा CuO और साथ में SO3 गैस। याद रखना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा जब आप 750 डिग्री सेल्सियस लेके चलोगे तब। और अगर 850 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर लेके चलोगे ना, तो यहां बनेगा CuO, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में बनेगा O2। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, ऑन एक्सपोजर पर 2 वाटर कम करो, 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 और कम कर दो, फिर 220 पे सारे वाटर खत्म, 750 डिग्री सेल्सियस पे SO2 बनेगा, सॉरी SO3 बनेगा, और 850 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे SO2 और O2 बनेगा। क्लियर? इसके बाद बात एक और करेंगे, रिएक्शन विथ Na2H2O3। इसके साथ रिएक्शन जब करेगा ना, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाउंड क्या है देखो, Na4 हो जाएगा Cu6H2O3 का होल 5, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 से लेकर के 6 तक की गिनती पूरे हैं, है ना। इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1। आप देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसका नाम पता है क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम क्यूप्रो थायो सल्फेट। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बने, लेकिन ध्यान देना यहां पर कॉपर सल्फेट को एक्सेस लेके चलना है। जब कॉपर सल्फेट को एक्सेस लेके चलोगे और इसके साथ रिएक्शन कराओगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एज अ कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स की मजेदार बात यह है कि 1 से लेकर के 6 तक की जितने भी आपके टेबल्स है ना, सॉरी जितनी भी गिनती का पार्ट है वो सब आ जाएंगे। देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और 6 भी है। देख रहे हो ना? तो इसको जरा कॉपी करो, हिटिंग इफेक्ट और रिएक्शन विद Na2H2O3। उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी कॉपर सल्फेट से होता है। कैसे होगा आओ जरा बात करते हैं। सबसे पहले कॉपर भिड़ेगा OH के साथ, अमोनियम भिड़ेगा सल्फेट के साथ, तो बनाएगा क्या? CuOH का होल ट्वाइस, और साथ में बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। अब देखो, अमोनियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की जो मिक्सचर बनी, इस मिक्सचर में फिर से आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। देख सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, अमोनियम सल्फेट भी है, यानी इस मिक्सचर में फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया जाए, तो यहां पे कंपाउंड बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये है CuNH3 का होल 4 और साथ में SO4। इसका नाम क्या होगा? दिस इज टेट्राअमाइन क्यूप्रिक सल्फेट, जो एक प्रकार का रिएजेंट है, और इसका नाम क्या है? च्विटस रिएजेंट। इसका इस्तेमाल पता है कहां पर होता है? देखो, जब आर्टिफिशियल सिल्क का मैन्युफैक्चर होता है ना, आर्टिफिशियल सिल्क समझते हो, सिल्क जिसको लैब में बनाया जाता है, तो सिल्क की प्रोडक्शन करवाने के दौरान सेलुलोज होते हैं, उसको डिसॉल्व कराने के लिए हम लोग इस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या है? टेट्राअमाइन क्यूप्रिक सल्फेट, टेट्राअमाइनो क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, इसलिए मैं यहां पे लिख रखा हूं स्वीटस रिएजेंट यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग सेलुलोज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क की मैन्युफैक्चर के दौरान
या वो सिर्फ जिसको आप लैब में बना रहे हो उसकी प्रोडक्शन करवाने के दौरान सेलुलोज को डिसॉल्व कराने के लिए इस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको माइंड में बना के रखना। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ट्विटर रिएजेंट का यूज भी पूछ देगा, कहां पे इस्तेमाल होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी आपसे पूछ देगा। 4 ऑप्शन देकर के बोल देगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सेलुलोज को डिसॉल्व करवा सकता है। तो इस रिएजेंट के फॉर्मूले आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कलीज। कैसे अल्कलीज के साथ रिएक्शन होगा। देखो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन होगा। कॉपर भिड़ेगा OH के साथ, सोडियम भिड़ेगा सल्फेट के साथ, प्रोडक्ट बनेगा CuOH का हॉल्ट वाइज और साथ में बनेगा Na2SO4। सिंपल सा रिएक्शन। ठीक है, नाउ इसको आप चाहे तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के साथ कैसे भिड़ेगा, देखो कॉपर भिड़ेगा आयोडीन से, पोटेशियम भिड़ेगा सल्फेट से, तो क्या बनेगा CuI2 और साथ में बनेगा K2SO4। अच्छा एक मजेदार बात बताएं, ये जो कॉपर आयोडीन है ना, इसको अगर आप हिट कर देते हैं, गलती से हिट कर देते हैं तो ये क्यूप्रस बन जाएगा CuI2 एंड I2 में। ध्यान से देखना, जब कॉपर सल्फेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो बन रहा है यहां पे क्यूप्रिक आयोडाइड और साथ में पोटेशियम सल्फेट। इसी क्यूप्रिक आयोडाइड, क्यों क्यूप्रिक कह रहा हूं, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है ना। लेकिन जैसे ही आप इस क्यूप्रिक आयोडाइड को हिट करोगे तुरंत ये क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों क्यूप्रस बोल रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 और साथ में I2 बनेगा आपका। क्लियर ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बातों को चर्चा करते हैं। क्लियर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और रिएक्शन है कि एक्शन ऑफ H2S। रिएक्शन करके देख सकते हैं, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर लो। कॉपर भिड़ेगा सल्फर से, हाइड्रोजन भिड़ेगा सल्फेट से, तो क्या बनेगा Cu2S और साथ में बनेगा H2SO4। सिंपल सा रिएक्शन है। नाउ यहां पे CuS को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तो क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा यहां से, है ना, और साथ में रिलीज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में रिलीज करेगा सल्फर और साथ में रिलीज करेगा H2O। आप रिएक्शन बैलेंस कर लेना, कर सकते हो ना। एक तरफ मैं बैलेंस कर दिया हूं, दूसरी तरफ आप खुद से रिएक्शन को बैलेंस या संतुलित कर सकते हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड के साथ या पोटेशियम थायोसाइनाइड भी आप कह सकते हैं। कैसे होगा, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर भिड़ेगा CnS के साथ और पोटेशियम भिड़ेगा सल्फेट के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कॉपर CnS का हॉल्ट वाइज और साथ में K2SO4। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, दिस इज क्यूप्रिक सल्फोसाइनाइड, सल्फोसाइनाइड। ठीक है, नाउ इसमें फिर से आप SO2 और H2O पास कर देते हो इस वाले कंपाउंड पे, तो ये क्यूप्रस में कन्वर्ट होगा, मतलब Cu2CnS का हॉल्ट वाइज और साथ में रिलीज करेगा H2SO4। ये क्या होगा, दिस इज क्यूप्रस सल्फोसाइनाइड, क्यूप्रस सल्फोसाइनाइड। ठीक है, नाउ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए। स्ट्रक्चर कैसा है, पहले फॉर्मूला तो ये था ना CuSO4.5H2O, ये था। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, CuH2O का होल 4, यहां पर H2O.SO4। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रियोल। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद डी ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी ब्लॉक का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बताएंगे और कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मेटल के ऑक्साइड के बताएंगे, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लो जरा। जैसे कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है कॉपर +1 और एक होती है कॉपर +2। अब इन दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कॉपर +1 जो होता है ये लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल होता है, जबकि कॉपर +2 आपके मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। और स्टेबल क्यों ज्यादा होगा ये? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर +2 का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव होता है। तो याद रखना कॉपर +1 कम स्टेबल है और कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव है, इस वजह से। ठीक है। और कॉपर +1 की एक खास बात है ना कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। और आपको पता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूट करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है और दूसरा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। तो हमने यहां पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं और जरा देखो। लिखा है सबसे पहले मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ कॉपर प्लस आयन आर अनस्टेबल एंड इट गोज टू डिस्प्रपोर्शनेट। मैंने बोला अभी कि कॉपर +1 वाला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। कॉपर +1 एक चला गया +2 पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉपर +1 एक चला गया 0 पे। याद रखना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा ना कि एक कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और दूसरा कंपाउंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो ये +1 है, ये +2 है, 0 है, तो +1 से 0 कम हो गया, +1 से +2 ज्यादा हो गया। इसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। फिर मैंने बोला कि ऑल कॉपर +2 हालाइट्स आर स्टेबल एक्सेप्ट आयोडाइड। मैंने बोला कि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है और ये स्टेबल होगा सारे हालाइड के केस में, सिर्फ आयोडाइड को छोड़ करके। जब आयोडाइड के साथ रिएक्शन शो करेगा तो क्यूप्रस आयोडाइड बनाएगा और साथ में आयोडीन बनाएगा। ठीक है। और फिर मैंने एक पॉइंट बताया कि ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है। इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉपर प्लस ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी विच ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। ठीक है। तो जो जो पॉइंट बाबू मैंने यहां पे बताया वो सारे पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं, इसको आप माइंड में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है। इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो अगला पॉइंट कह रहा है कि कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में कार्बोनाइल्स के साथ कंपाउंड बनाता है तो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। जैसे देखो कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती ही है, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यहां भी कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 हो जाएगी। यहां पे कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल इज 0। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, लेकिन जहां पे कार्बोनाइल का केस आता है उस केस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। ठीक है। ये भी पॉइंट एनसीईआरटी पे डायरेक्ट लिखा गया है। आप चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला स्टेटमेंट पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में भी और यहां से भी देख सकते हो। ठीक है। इसको कॉपी करो फटाक से, उसके बाद कुछ और पॉइंट यहां पे समझेंगे हम। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैंगनीज के बारे में आपको बताऊं तो मैंगनीज आपको पता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी और +7 भी। अब +7 जैसे MnF7 हो सकता है, यहां पे मैंगनीज का +7 स्टेट है, या फिर MnO3F हो सकता है, यहां भी +7 स्टेट है, या फिर Mn2O7 हो सकता है, यहां भी मैंगनीज का +7 स्टेट है। तो मैंगनीज जब +7 स्टेट की बात करेगा ना तो वो या तो इसमें स्टेबल हो सकता है या इसमें स्टेबल हो सकता है, इसमें स्टेबल नहीं होता। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ
फ्लोराइड इन मैंगनीज कभी 7 नहीं होगा। मतलब MnF7 ये कभी भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। क्यों ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी रीजन बताया है कि फ्लोरीन की संख्या ज्यादा है, तो संख्या ज्यादा होगा तो इसके अंदर रिपल्शन होने की संभावना ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होगी तो कंपाउंड आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। तो ध्यान देना, यहां पे फ्लोरीन की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहां पे रिपल्शन होने की संभावना ज्यादा है। रिपल्शन होने की वजह से ये कंपाउंड आपके अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन मैंगनीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोराइड 4 होता है। कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। ये कंपाउंड आपके स्टेबल है। ध्यान देना, मैंगनीज में 4 फ्लोराइड तक बॉन्ड बनाने की क्षमता है, 7 तक नहीं है। मतलब ये अनस्टेबल है और ये क्या है? स्टेबल है। इसलिए एक पॉइंट मैं लिख रखा हूं यहां पे कि हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैंगनीज इज MnF4। मैक्सिमम फ्लोराइड 4 रख सकता है मैंगनीज। व्हाइल ऑक्साइड इज Mn2O7। ऑक्साइड के फॉर्म में ये स्टेबल है, मतलब 7 ऑक्सीजन अपने पास रख सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और पॉइंट मैंने बताया यहां पे, अगला पॉइंट देख लो कि Mn+7 हालाइड डू नॉट एग्जिस्ट लाइक MnF7। मैंने बताया कि MnF7 अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि फ्लोराइड की संख्या ज्यादा, नंबर्स ज्यादा है, तो इसमें रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होगी तो ये कंपाउंड आपके कम स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन Mn में फ्लोराइड अगर मौजूद करना है तो MnO3 और F ये कंपाउंड ऐसा है जहां पे +7 स्टेट स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए मैं लिखा हूं यहां पे Mn+7 हालाइड डज नॉट एग्जिस्ट लाइक MnF7 बट MnO3F एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Mn+3 और कोबाल्ट +3, मतलब मैंगनीज का +3 स्टेट और कोबाल्ट का +3 स्टेट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि टिटेनियम +2, वेनेडियम +2 और क्रोमियम +2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे कॉपर +2 का रिएक्शन आप H+ के साथ करवा दो तो ये क्या बनेगा? कॉपर +3 और H2 बन जाएगा। आपको पता है कि कॉपर +2 किस में जा रहा है? कॉपर +3 में, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि कॉपर +2 एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर बात है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग में। इसको जरा कॉपी करो, फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड। देखो, डी ब्लॉक डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, जैसे MO भी बना सकता है, M2O3, M3O4, MO2, M2O5 एंड MO3। इतने टाइप के ऑक्साइड्स ट्रांजिशन मेटल बना सकते हैं, जहां पर M जो है आपके पास, दिस इज डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स, ठीक है, जिनमें से कुछ मेटल का यूज करके मैं ऑक्साइड बनाया हूं। आप देख सकते हो, जैसे वेनेडियम का इस्तेमाल किया, तो वेनेडियम के ऑक्साइड्स VO के फॉर्म में हो सकता है, V2O3 के फॉर्म में हो सकता है, V2O4 के फॉर्म में हो सकता है, V2O5 के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आप यहां पे वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +2 आएगा, ये +3 आएगा, +4 आएगा और ये +5 आएगा। ठीक, और आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाते हो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाओगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे आपके? कम हो जाएंगे। मतलब आमतौर पे ये वाले जो होते हैं ना, ये बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, जबकि V2O5 एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। मतलब VO, V2O3 और V2O4 ये बेसिक नेचर शो करेगा और V2O5 एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। ठीक ना? और एम्फोटेरिक नेचर अगर है तो एसिड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है और बेस के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। तो जब V2O5 एसिड से रिएक्शन करेगा तो VO2+ सॉल्ट बनाएगा। ध्यान देना, एनसीईआरटी में एक पॉइंट यहां पे गलत लिखा है, VO4+ कर दिया है यहां पर, जो कि एनसीईआरटी में मिसप्रिंट तरीके से लिख दिया गया है। एक्चुअली में सॉल्ट का नाम क्या होगा? VO2+ होगा।
और आप चाहे तो इसको बेस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो बेस से कराओगे तो यहां पे सॉल्ट बनेगा BO4-3। ये बेस वाला सॉल्ट है और ये एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, ध्यान देना ये पूरे केस में ना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होंगे। जैसे B2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 मिलेगी। चेक कर सकते हो, x - 4 = +1, यानी x बराबर हो जाएगा +5। यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होनी चाहिए, यानी x - 8 = -3, यानी x बराबर -3 + 8। सॉल्व करेंगे तो +5 आएगा। आपको यह बात बखूबी पता है कि एम्फोटेरिक नेचर पर एसिड से रिएक्शन करो या बेस के साथ रिएक्शन करो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और यहां पे लिखा गया, लेस बेसिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो BO+2 सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट? BO+2 सॉल्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेनेडियम ऑक्साइड का, इसको जरा कॉपी करो, फिर और 2 ऑक्साइड है उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक ऑक्साइड हम लोग को डिस्कस करना है मैंगनीज का। तो मैंगनीज का भी डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, जैसे MnO, Mn2O3, Mn3O4, MnO2 और Mn2O7। आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और एसिडिक नेचर बढ़ेगा दैट मींस बेसिक कैरेक्टर उसकी कम होगी या बेसिक नेचर कम हो जाएगी। मतलब ये आमतौर पे बेस की तरह ट्रीट करेगा, ये आमतौर पे आपका एसिड की तरह ट्रीट करेगा, और ये जो बच जाएंगे हमारे पास ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। कैसा होगा? एम्फोटेरिक नेचर होगा। मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन शो कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन शो कर सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है ना तो कोवलेंट कैरेक्टर या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। ये भी मैं बता रखा हूं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि Mn2O7 के पास मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर नजर आएगा आपको, इसलिए मैं लिखा हूं यहां पे Mn2O7 इज कोवलेंट ग्रीन ऑयल। इसमें कौन सी बॉन्ड देखने को मिलेगी? कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगी। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। ठीक है, और इसके साथ साथ Mn2O7 इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर बट ऑन हीटिंग इट एक्सप्लोड। Mn2O7 जो है स्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे ही आप हिट करोगे ना, रूम टेम्परेचर में भी अगर हिट कर दोगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। ये Mn2O7 की खास बात है। ठीक है, फिर एक ऑक्साइड है आपका क्रोमियम का। अगेन आप सोच करके देखें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक आपका कम हो जाएगा, बेसिक आपका कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपके पास CRO, ये आपका बेसिक नेचर का होता है, जबकि CRO3 आपका एसिडिक नेचर का होगा, और बीच में जो बच गए ये Cr2O3 और CrO2 वाला, ये एम्फोटेरिक शो करेगा, एम्फोटेरिक शो करेगा। ठीक है, बस छोटे छोटे पॉइंट है, माइंड में रखो। एक बार बस अच्छे से प्रॉपर लेक्चर देख लोगे ना तो ये सारी चीजें माइंड में बैठेगी आपकी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ऑक्साइड से भी है, जैसे कि Cr+6 इज लेस स्टेबल देन मोलिब्डेनम +6 एंड टंगस्टन +6। अगर आप Cr+6 की बात करते हैं तो ये कम स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? मोलिब्डेनम +6 एंड टंगस्टन +6 के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर एक पॉइंट लिखा गया, क्रोमियम +6 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था ना वहां पे मैं दिया हूं। आप प्रॉपर लेक्चर देखोगे तो यहां पे पता चलेगा। स्टेबल अनपेयर्ड T2G ऑर्बिटल हो जाता है ना, देख लेना अच्छे से, लेक्चर पहले पढ़ा चुके हैं। तो Cr+6 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल MoO3 यानी कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड टंगस्टन ऑक्साइड आर नॉट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज थी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप कॉपी करो, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास कुछ अदर पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेज एज,
जो सोडियम डाइक्रोमेट है ना, वो क्रिस्टलाइज के फॉर्म में क्या फॉर्मूला बनाएगा, Na2Cr2O7.2H2O। 7H2O नहीं है, 5H2O नहीं है, कितना H2O है, 2H2O। पानी की संख्या याद रखना, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ VF2 वेनेडियम फ्लोराइड ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +2 है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये वाला फ्लोराइड आपका स्टेबल होगा, ठीक है। इसके बाद है बियॉन्ड Mn या बियॉन्ड मैग्नीज, मैग्नीज के बाद नो मेटल हैज ट्राई हैलाइड, कोई भी मैग्नीज के बाद ट्राई हैलाइड नहीं बनेगा। सिर्फ आयरन को छोड़ दें तो Fe(X3) बन जाता है, कोबाल्ट F3 भी बन जाता है। आपने देखा भी होगा Fe(X3) में FeCl3 बनता हुआ नजर आता है। तो मैग्नीज के बाद कोई भी मेटल की ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ आयरन और कोबाल्ट को छोड़ करके। फिर कुछ और पॉइंट है, कोबाल्ट फ्लोराइड COF3 स्टेबल कंपाउंड है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। यहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि हैलाइड्स ऑफ V+5 यानी VF5 ये ज्यादा स्टेबल होगा। और क्यों होगा ज्यादा स्टेबल, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। यहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है। और यहां भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, CrF6 में यहां भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। मोटा मोटी बात नहीं बताऊं, अगर आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं या आयोनिक बॉन्ड वाले हैं तो वहां पे लैटिस एनर्जी के वजह से स्टेबिलिटी होगी, और जहां कोवलेंट नेचर वाले हैं वहां पे हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी होगी। तो भाई ये आयोनिक नेचर शो कर रहा है ना, तो यहां पे लैटिस एनर्जी की बात सोचेंगे स्टेबिलिटी के लिए, और यहां पे कोवलेंट नेचर शो कर रहा है तो हाई बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो FeO4-2 आयन जब भी बनेगा अल्कलाइन मीडियम में, रिएक्शन देख सकते हो कैसे हो रहा है। इसके बाद ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म आयोनिक मेटल ऑक्साइड। स्कैंडियम को अगर छोड़ देना तो बाकी जितने भी मेटल हैं वो सारे मेटल आयोनिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयोनिक ऑक्साइड। ध्यान देना, सिर्फ स्कैंडियम ऐसा है जो आयोनिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे, ठीक है। फिर एक लास्ट पॉइंट है कि KMnO4 और पोटेशियम क्लोरेट KClO4, इन दोनों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। अगर आप KMnO4 की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OK, दिस इज KMnO4। और यहीं पे आप KClO4 लेके चलोगे तो Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर OK, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, इसीलिए हम लोग इसको आइसो स्ट्रक्चरल कहते हैं, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, इस पॉइंट को भी आप कवर कर लो, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हमने आपको डी ब्लॉक की सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, कंपाउंड से भी पढ़ा चुका हूं, लेवल भी बहुत अच्छे अच्छे हमने रखे हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर ए ब्लॉक एलिमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।